स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन किसी पुष्प के परागकोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं परागण। पॉलिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसी पौधे के उसी पुष्प में संपन्न होता है या उसी पौधे के मेल और फीमेल प्लांट्स फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच उसी पौधे में पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ होता है कि जो पौधों की शुद्धता होती है वो बनी रहती है। हानि इसलिए है क्योंकि जो स्वपरागण से बने पौधे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इनमें बीज की संख्या भी बहुत कम होती है, पौधों में नए लक्षणों का विकास भी नहीं होता है और नई जाति का विकास भी संपन्न नहीं होता है। आइए आप आज देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा अलग अलग पौधे के अलग अलग पुष्प पे होता है। इन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पर परागण क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया था। क्रॉस पॉलिनेशन पौधे के पुष्प के जो परागकोश होते हैं वहाँ से परागकण निकलता है और उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के जो पुष्प होते हैं उसके वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। इस प्रकार इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कौन होंगे? आप माध्यम हो सकते हैं, जंतु माध्यम हो सकता है, पक्षी माध्यम हो सकता है, जल माध्यम हो सकता है, कीट माध्यम हो सकते हैं। आपने देखा होगा आपके गार्डन्स में जो गार्डन होता है आपका, वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, उनमें पुष्प होता है, तो बहुत सारे ऐसे तितली हुई या फिर मधुमक्खियाँ हुई तो वो आकर के मकरंद को चूसती हैं और अपने घरों में शहद बनाने के लिए उसको लेके जाती हैं अपने छत्तों में। तो उसी के साथ जो परागकण होते हैं उनके पैरों में चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे पुष्प पर, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसमें पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है, पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। आइए डिफिनेशन देखते हैं। किसी पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, बाह्य माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, जल, वायु, पक्षी, जंतु आदि हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल किन पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी हो सकता है, गेंदा का पुष्प हो सकता है, साल्विया के पौधे हो सकते हैं, मक्का हो सकता है, आपका गेहूं हो सकता है, धान भी हो सकता है। आम में भी परपरागण की क्रिया होती है, बबूल के पेड़ में भी परपरागण की क्रिया होती है, सेम में भी परपरागण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल राइट डाउन। एग्जाम्पल आप लिखेंगे सूरजमुखी, गेंदा, साल्विया, मक्का, गेहूं, धान, आम, बबूल, सेम एक्सेट्रा आदि। आइए देखते हैं कि परपरागण से लाभ क्या होता है, एडवांटेज उसके हम देखेंगे।
एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण क्रिया द्वारा बीजों की नई नई अधिक उन्नत जातियां उत्पन्न होती हैं। अच्छी अच्छी प्रजातियों का विकास होता है, जिससे हमें बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं। अगर उन्नत जातियां उत्पन्न हो रही हैं तो यानी कि हमारे लिए अच्छा है, और उसमें हमें ज़्यादा आय की भी ज़रूरत, हमारी आय की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। सेकंड, पर परागण के फलस्वरूप बने बीज स्वस्थ होते हैं। कृत्रिम पर परागण से रोग अवरोध क्षमता युक्त जातियां तैयार की जाती हैं। बीज स्वस्थ कैसे होते हैं? क्योंकि उनमें से जो कमज़ोर लक्षण होते हैं, निर्बल लक्षण होते हैं, उनका अध्ययन कर लिया जाता है, या पौधे उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जो स्वस्थ बीज होते हैं, स्वस्थ परागण होते हैं, परागकण होते हैं। तो उसके बाद जब बीज बनते हैं तो वो स्वस्थ होते हैं और अच्छे होते हैं। कृत्रिम पर परागण कराया जाता है पौधों में। उससे क्या होता है कि पौधों की जो रोग अवरोधक क्षमता होती है वो जातियां तैयार कर ली जाती हैं। इस कृत्रिम पर परागण में अच्छी नस्ल के परागकणों को जायांग के वर्तिकाग्र पर ले आया जाता है, और इससे जो उसमें रोग अवरोधक क्षमता होती है, यानी कि उनकी जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है वो अधिक होती है, और ऐसी जातियां रोग अवरोधी होती हैं। पौधों में नए लक्षणों का समावेश होता है, क्योंकि ये कृत्रिम पर परागण है, मनुष्यों द्वारा करवाया जाएगा, तो जाहिर है कि जो पौधे होते हैं उनका जो लक्षण होता है वो उसमें अच्छे अच्छे लक्षणों को समाहित कर दिया जाएगा। पुष्प बड़े बड़े होते हैं, और सभी को पता है कि हमें जो बड़े पुष्प होते हैं वही सुंदर लगते हैं, तो हम उनकी तरफ क्या करते हैं, खिंचे चले जाते हैं। तो पुष्प आकर्षित करने वाले और बड़े होते हैं। पर परागण से हानियाँ भी बहुत सारी हैं। एक चीज़ तो पर परागण से सबसे बड़ी हानि ये है कि जो पर परागण क्रिया होती है उसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें बाह्य माध्यम नहीं मिलता है तो पौधे की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी हानि यही हो गई कि माध्यमों की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में परागण उत्पन्न करने पड़ते हैं, क्योंकि पौधा कहाँ है, जाता भी है, किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता भी है परागकण, या नहीं पहुंचता है तो वो नष्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो ढेर सारे अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं जो पर परागण के पौधे होते हैं। इनमें रंग, गंध, मकरंद उत्पन्न करने के लिए काफ़ी भोजन सामग्री व्यय करनी पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर परागण के पौधों में जो नहीं देखी जाती, जाति की शुद्धता नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें क्रॉस करके या फिर परागकणों को किसी अन्य जाति, जो स्वस्थ जातियां होती हैं, उनको ला करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़का जाता है, तो उससे जाति की शुद्धता चेंज हो जाती है, बदल जाती है, जाति की शुद्धता उसमें नहीं रह पाती। आइए, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण हेतु बाह्य माध्यमों की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। रंग, गंध, मकरंद उत्पन्न करने के लिए काफ़ी भोजन सामग्री व्यय करनी पड़ती है।
व्यय करनी पड़ती है, जाति की शुद्धता नहीं रह पाती। एक प्रकार का पॉलिनेशन पौधों में और होता है कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में एक तकनीक का यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं बैंगिंग तकनीक, या उसे हम नाम देते हैं बोरा वस्त्रावरण। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनसे पराग स्फुटन के पहले ही पुष्प कलिका से जो उनका पराग कोश होता है उसको अलग कर लिया जाता है। इस पराग कोश से पराग स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश को अलग कर लिया जाता है, जिसे इमैस्कुलेशन कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। अब विपुंसित पुष्प को जो परागकोश से परागकोश अलग किया गया है उस पुष्प को बटर पेपर से बनी थैली से ढक दिया जाता है। इससे जो उसमें अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। अब जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तब ये वांछित परागकण को वहाँ से ला करके उसके वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। इस तकनीक से क्या होता है कि फसल की उन्नत प्रजातियों का विकास होता है, अधिक उत्पादन करने वाली जातियां बन जाती हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, कीट प्रतिरोधी क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों का निर्माण हो जाता है। आइए देखते हैं, राइट डाउन। बैंगिंग तकनीक या बोरा वस्त्रावरण, बैंगिंग इंग्लिश में नाम देते हैं। इस तकनीक का उपयोग कृत्रिम परपरागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में किया जाता है। इसमें हर्माफ्रोडाइट जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी पुष्पों से पराग स्फुटन से पहले ही पुष्प कलिका से परागकोश को अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में विपुंसन क्या है आपसे डिफिनेशन पूछी जाती है कि इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट बना लीजिएगा, क्योंकि इस तकनीक में द्विलिंगी पुष्पों से पराग कण के बिखरने से पहले उस पुष्प कलिका से परागकोश को अलग कर दिया जाता है और इसी क्रिया को नाम दिया जाता है विपुंसन। अब क्या किया जाता है कि जो विपुंसित पुष्प होते हैं, विपुंसित पुष्प को बटर पेपर से बनी थैली से ढक दिया जाता है। इससे अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते। वर्तिकाग्र जब परिपक्व हो जाती है, यानी कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने पर वर्तिकाग्र पर वांछित परागकणों को छिड़क कर पुष्प को पुनः बटर पेपर से बनी थैली जो होती है उससे ढक देते हैं। इस तकनीक से फसल की उन्नत प्रजातियां विकसित की जाती हैं। ये अधिक उत्पादन करने वाली रोग प्रतिरोधी एवं कीट प्रतिरोधी प्रजातियां होती हैं। तो क्वेश्चंस आता है बैंगिंग तकनीक किसे कहते हैं या बोरा वस्त्रावरण क्या है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिएगा। ये था आपका
पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स का हुआ। तो अगर पॉलिनेशन टू टाइप्स का है तो अब हमें उसमें डिफरेंस करना है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन and cross pollination। फर्स्ट डिफरेंस, स्वपरागण में सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होता है। सेकंड, सेल्फ पॉलिनेशन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पर क्रॉस पॉलिनेशन में माध्यम की आवश्यकता होती है। राइट डाउन। थर्ड, सेल्फ पॉलिनेशन एक पुष्प के पुमंग तथा जायांग के एक साथ परिपक्व होने के बाद होता है। एक साथ सेल्फ पॉलिनेशन में जो जायांग होते हैं और पुमंग होते हैं एक साथ परिपक्व होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में पुष्प के पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि उसमें स्वपरागण की क्रिया ना हो सके। राइट डाउन। नेक्स्ट, स्वपरागण वाले जो पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं, कम आकर्षित करने वाले होते हैं और इनमें मकरंद नहीं होता है, इसीलिए इनमें स्मेल नहीं होती है, खुशबू नहीं होती है। पर जो परपरागण के पुष्प होते हैं वो चटकीले रंग के होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, उनमें मकरंद की आवश्यकता होती है, मकरंद उसमें पाया जाता है, इसीलिए परपरागण के पौधों में महक होती है। राइट डाउन। तो ये था आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस। एक चीज़ सामने आती है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि परागण किसे कहते हैं और निषेचन किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आइए इनके भी डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन परागण और निषेचन। परागण को क्या कहते हैं, परागण को पॉलिनेशन, निषेचन फर्टिलाइजेशन,
डिफरेंस करते हैं, क्या है डिफरेंस देखते हैं। परागण किसे कहते हैं? अभी आपने देखा परागण क्या है। परागकोश में बने जो परागकण होते हैं उसी जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण क्रिया निषेचन से पहले संपन्न होती है। परागण क्रिया विभिन्न माध्यम के द्वारा पूर्ण होती है, जैसे वायु, कीट, जल, जंतु आदि। निषेचन क्रिया युग्मकों के संलयन से संपन्न होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है, फ्यूजन होता है। इसमें निषेचन क्रिया परागण क्रिया के बाद की क्रिया होती है। इस क्रिया में परागनलिका की सहायता से निषेचन क्रिया परागनलिका की सहायता से निषेचन क्रिया को संपन्न करती है। उसी के माध्यम से, परागनलिका के माध्यम से इसमें नर युग्मक प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस किया जाता है। देखते हैं, आप साथ साथ में इसको राइट करते रहिए। पराग कोशों में बने पराग कोशों में बने पराग कण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है, परागकण पहुंचते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन होता है। निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। सेकंड, यह क्रिया किससे पहले संपन्न होती है? निषेचन से पहले। यह क्रिया निषेचन से पहले संपन्न होती है। और ये क्रिया निषेचन के परागण के बाद संपन्न होगी। यह क्रिया कौन सी क्रिया? निषेचन क्रिया। परागण के बाद होती है। थर्ड, माध्यमों की आवश्यकता होती है परागण क्रिया में। यह क्रिया विभिन्न माध्यमों के द्वारा पूर्ण होती है। थर्ड,
जैसे देख लेते हैं, जैसे विभिन्न माध्यम होते हैं, वायु, जल, कीट, पक्षी, जंतु, एक्सेट्रा। थर्ड, निषेचन क्रिया में क्या होता है? यह पराग नलिका की सहायता से होती है। यह क्रिया पराग नलिका की सहायता से होती है। ये तो था निषेचन और परागण क्रिया में डिफरेंस, अंतर। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि पौधों के पुष्प के पास अपनी जाति का ही परागकण पहुंचता हो, अन्य जातियों के भी परागकण पहुंचते हैं, पर जो पुष्प का वर्तिकाग्र होता है वो उनमें परागकणों को, अपनी जाति के परागकणों को पहचानने की क्षमता होती है और उस क्षमता के अनुसार वो अपनी ही जाति के परागकणों से निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं। निषेचन क्रिया में 2 स्टेप आते हैं। एक तो आता है संयुग्मन और दूसरा होता है द्विनिषेचन। नेक्स्ट वीडियो में आपको हमने एक पुष्प की संरचना बताई थी। उस संरचना में हमने बीजांड की संरचना आपको बताया था। बीजांड में 2 प्रकार का निषेचन होता है और ये 2 प्रकार का निषेचन किस प्रकार से होता है वो आपको हम फिगर के थ्रू कोशिश करते हैं बताने की। ये आपके एक जायांग की संरचना है। इस जायांग के 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है वर्तिकाग्र, एक होती है वर्तिका और एक आपका होता है अंडाशय। इस अंडाशय के भीतर एक बीजांड पाया जाता है। एक नहीं, बहुत सारे पाए जाते हैं, पर हमने यहाँ पर एक बीजांड की संरचना आपको दिखाई है। इस बीजांड में आधस्तरीय कोशिका पाई जाती है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। एक आधस्तरीय कोशिका पाई जाती है, हाइपोडर्मल सेल। इस हाइपोडर्मल सेल में माइटोसिस डिवीज़न होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके थ्रू ये आधस्तरीय कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक कोशिका बनाती है बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी कोशिका गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं उसको, और दूसरी कोशिका भित्तीय कोशिका बनाती है। भित्तीय कोशिका जैसी है वैसे ही यहाँ पर रहती है और गुरु बीजाणु जनन कोशिका में मियोसिस डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके थ्रू 4 हेप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 हेप्लॉइड गुरु बीजाणु कोशिका 4 हेप्लॉइड कोशिकाएं जो गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनी हैं, उसमें से 3 कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, एक कोशिका बची रहती है। वो उस एक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के थ्रू वो 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो करके एक कोशिका पहुंच जाती है चेलाजा की तरफ, निभाग की तरफ पहुंच जाती है
और एक कोशिका बीजांड की तरफ आती है। दोनों कोशिकाओं में जो बीजांड द्वार की तरफ है वो उस भी कोशिका में, और जो निभाग की तरफ है उसमें भी फिर से समसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। फिर दोबारा फिर से होता है। दोनों कोशिकाएं एक एक कोशिका फिर से बनाती है, दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, चार चार कोशिकाएं बनाती हैं। उनका अरेंजमेंट होता है और जब अरेंजमेंट होता है तो 3 कोशिकाएं यहाँ पे और 3 कोशिकाएं यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं और एक एक कोशिका मध्य में आ जाती है और द्वितीयक केंद्रक का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से जो गुरु बीजाणु होता है वो 7 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। यहाँ पर जब परागण क्रिया द्वारा परागकण यहाँ आकर बैठता है तो यहाँ से एक जर्म ट्यूब निकलती है और वो जर्म ट्यूब बीजांड द्वार से या फिर सहायक कोशिकाओं की सहायता से बीजांड काय में प्रवेश करती है। और जब ये बीजांड काय में प्रवेश करती है तो जैसे ही आपका परागकण यहाँ पर परागण क्रिया द्वारा आता है तुरंत उसमें विभाजन होता है और 2 नर युग्मक बन जाते हैं। एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज़ करता है, ये आपका द्वितीयक केंद्रक है, इससे फ्यूज़ कर लेता है जिसे त्रिसमेकन कहते हैं। क्या कहेंगे? त्रिसमेकन। ये टेट्रॉयड होता है और एक नर युग्मक इस अंड कोशिका, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं, ये आपका अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका से फ्यूज़ करता है और इस प्रकार से फ्यूज़ करके ये डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करता है। इस तरह से ये डिप्लॉयड हो जाती है। तो एक बीजांड काय में दोहरा निषेचन होता है, जिसे दोहरा निषेचन एक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हुई कोशिका और एक कोशिका अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के इसने संयुग्मन क्रिया को यहाँ पर संपन्न किया। निषेचन क्रिया 2 बार इस बीजांड काय में 2 बार निषेचन क्रिया होती है जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसे द्विनिषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन यहाँ पर राइट करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया थी उसको सबसे पहले पौधों में एक थे SG नवासिन। कौन थे? SG नवासिन ने देखा था। SG नवा, यहाँ लिख देते हैं, SG नवासिन ने देखा था। सर्वप्रथम किसने देखा था? SG नवासिन ने। और युग्मकों का संलयन की जो खोज थी वो एक वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर, उन्होंने की थी। यहाँ लिख दीजिए आप युग्मक, जबकि युग्मक संलयन की खोज स्ट्रासबर्गर
स्ट्रासबर्गर ने की थी। डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, एक नर युग्मक, यहाँ पर एक नर युग्मक किससे संलयित होगा? अंड कोशिका से। एक नर युग्मक के अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर द्विगुणित, या आप कह सकते हैं द्विगुणित को डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के पश्चात दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलता है और त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। इसे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है त्रिसमेकन क्या है? तो जब दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ एक नर युग्मक मिलेगा तो उसे हम कहते हैं त्रिसमेकन, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इसी कारण इसे द्विनिषेचन क्रिया कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फल और बीज का निर्माण जायांग के किस भाग से होता है या पौधे के किस भाग से होता है। तो हम बता दें, ये आपका अंडाशय है, ये आपका अंडाशय है। तो अंडाशय से, संपूर्ण अंडाशय से फल का निर्माण होता है और जो आपका बीजांड है, ये आपका बीजांड, इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज बनता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का फॉर्मेशन होता है, बीज बनता है। ये संपूर्ण जो आपका अंडाशय होता है वो संपूर्ण अंडाशय फल का निर्माण करेगा और उसके अंदर, फल के अंदर बीज होते हैं। फल जो होता है वो बीज को अंदर सुरक्षित रखता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर फिर से वो जर्मिनेट होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक जनन को इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। निषेचन के बिना ही फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी एक्सेट्रा। निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला और अंगूर। बेटा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आता है कि पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता क्या है। तो एक बीजांड में विभिन्न कारणों से एक से अधिक भ्रूणों के बनने की जो क्रिया होती है वो बहुभ्रूणता कहलाती है।